हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। हाजिर है एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 और आपका मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ है चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। जो भी लोग बिल्कुल से न्यू है, हाल फिलहाल में ज्वाइन किए हैं, पता ही नहीं है, बहुत लेट से पता चला, कोई बात नहीं। सिंपल सा लाइव सेक्शन में जाकर के क्लासेस कुछ देख सकते हो। ऑलरेडी चीज़ें लाइव भी आएंगी, थोड़ा दिन वेट कर लो और कुछ देर, ठीक है। वीडियोस के सेक्शन में जाकर देख सकते हो, वीडियोस बहुत सारे अपलोडेड है। जो तुम चाह रहे हो वो भी अपलोडेड होगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, ठीक है। आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो हम लोग का होने वाला है ज्योग्राफी। इससे पहले चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग ज्योग्राफी को ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और क्वेश्चन ये होगा कि बस इतना कर ले, ज्योग्राफी में काम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखो, हम चीज़ें करा कहाँ से रहे, तुम लोग बहुत ज़्यादा ये करो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा। हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं 5 साल के, आपके बुक के टॉपिक्स को देख रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन ला रहे हैं। अब अपने मन से हम बना के थोड़ी ना लेके आएंगे। जो भी चीज़ करा रहे हैं, PYQ भी एडेड है, बुक के टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी टॉपिक्स है टॉपिक वाइज एडेड है, ठीक है। हर एक चीज़ करा रहे हैं। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज तो नहीं, देखो चैप्टर वाइज ऑलरेडी मैं करा रखा था बहुत पहले, लेकिन टाइम नहीं है। डिकोड सीरीज़ को ढंग से करो और जो भी चीज़ें लाइव में आके क्वेश्चंस जो करा रहा है उसको करो, काफ़ी रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव में भी बता दूंगा कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकता है। तो इससे पहले एक वीडियो एक पार्ट आ चुका था, जिसने नहीं देखा जाके देख लेना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिसोर्सेस वाला, बहुत सारे सब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है। इसको देख लेना अच्छे से। और हाँ, PDF मिल जाएगा, लेकिन एक बार है कि मेहनत बहुत लगता है, वीडियोस को पूरा देखना। मैं बताता हूँ किस तरीके से तुम्हें रिप्रेजेंट करना होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछ सकता है, किस हिसाब से पूछ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चर से। ऑलरेडी बहुत लोग NCERT पढ़े, बहुत लोग हो सकता है SCERT नहीं पढ़े। ये SCERT में भी है, NCERT में भी है। तो क्या SCERT पढ़ने जाएंगे? नहीं। देखो, अभी जो भी चीज़ करा रहे हैं बस इसको करो, सुनते चलो। कहाँ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको कर लेना, काफ़ी रहेगा, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है तो उतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर टाइम बच रहा है तो जाके तुम थोड़ा बहुत सिलेबस को देख सकते हो। आधा 1 घंटा का मामला है, सिलेबस फटाफट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्या फैक्टर है, फैक्टिंग करते हैं आपका एग्रीकल्चर इंटेंसिटी को। थोड़ा सा कलर चेंज, ठीक है। तो क्या फैक्टर है, आपसे एग्जांपल में पूछा, आपको मैंने बताया कि सबसे पहले 5 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देन आपके 2 नंबर के। ये क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। लिखना कैसे है, आंसर लिखा, आंसर का क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आंसर मान लो 1 का, तो 1 यहाँ लिखा। उसके बाद आप एक छोटा सा हेडलाइन बनाएंगे, सब हेडलाइन बोल सकते हो, फैक्टर अफेक्टिंग आपका एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद एक उसको अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद आप चीज़ों का पॉइंट वाइज, जैसे आपका इरिगेशन हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स हो गया, उसका कौन सा मशीन यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड, और क्या क्या अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लिखोगे। बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि ऐसा है कि बिहार बोर्ड में है, आंसर भर के आएंगे, कॉपी भर के आएंगे, नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस आप चीज़ों को पॉइंट वाइज लिख लो तो ठीक है, बहुत अच्छा। कम लिख के ही ज़्यादा नंबर आ जाएगा, पन्ना भरने के चक्कर में नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछा है उसका आंसर देना है, चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना है। जैसे देखो, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि हम लोग 2 नंबर का आंसर कितना लाइन में लिखें। जैसे यहाँ पे अगर तुम 5 पॉइंट भी लिख देते ना, तुमको 2 नंबर मिल जाएगा। तुम चीज़ों को पॉइंट में लिखो, उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि तुम्हारा बैठ बैठ के कहानी पढ़े, ठीक है। उनको और भी कॉपी चेक करने होता है, ठीक है। इसीलिए चीज़ों को सिंपल वे में, जहाँ लगा कि अगर तुम कहीं पर, जैसे यहाँ पे तुम लाइन वाइज लिख रहे हो, ठीक है, पैराग्राफ में लिख रहे हो, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है, ठीक है। जहाँ पे तुम पॉइंट वाइज लिख रहे हो वहाँ पर हाईलाइट करने की जरूरी नहीं होता है, वो तो डायरेक्ट दिख ही जाता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रीमेटिव आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग या फिर कमर्शियल फार्मिंग। 3 हिसाब से 3 क्वेश्चन बना देगा। या तो सिंपल सा प्रीमेटिव फार्मिंग पूछ लेगा, और इंटेंसिव या फिर कमर्शियल, पता कैसे पूछ सकते हो सकते डिफरेंस के वाइजेस में भी पूछ सकता है। और उसका टाइप भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, हो सकता है ये भी पूछ ले, ठीक है। प्रीमेटिव और उसका टाइप का बताओ, इंटेंसिव उसका टाइप बताओ, आपका कमर्शियल उसका टाइप बताओ, ठीक है। तो देखो, इसको अगर आप लाइन में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखिएगा, प्रीमेटिव। और अगर आपके पास ऑलरेडी आंसर है किसी क्वेश्चन का तो उसी को आप याद कीजिएगा। अगर लगता है कुछ पॉइंट छूटा हुआ है तो इसको कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेना, वरना इसी को करते रहना जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है।
अभी जितना ज़्यादा चीज़ें रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। तो प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टैग्स की तरह काम करेगा। अगर वो एग्जामिनर बस तुम्हें यही चीज़ देखेगा, ये लाइन पढ़ लेगा, तुम्हें नंबर दे देगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन स्मॉल पीचेस ऑफ द लैंड, ठीक है, यूजिंग बेसिक टूल एंड टेक्निक्स, ठीक है। और ये जो डिपेंडेंट होता है किस पे, पहले के लोग किस पे, सिर्फ मानसून रेन पे, ठीक है, और नेचुरल जो भी फर्टिलिटी है ऑफ सॉइल उस पर डिपेंड करते थे, ठीक है। और ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स खुद के लिए बनाते थे, ओन कंजप्शन के लिए, अपने खाने पीने के लिए, ठीक है। तो इसमें दो टाइप है, एक आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, एक आपका नोमैडिक हार्डिंग, तो ये दो टाइप याद रखना। उसके बाद आता है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, ये जो होता है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन डेंस पॉपुलेटेड रीजन। तो इंपॉर्टेंट लाइन ये हो गया। तो डेंस, ये जो प्रैक्टिस किया जाता है डेंस पॉपुलेटेड रीजन, कहाँ पे, वर्ल्ड में, जहाँ बहुत सारा हाईली लेबर इनपुट पर एरिया हो, ठीक है, मैक्सिमाइज यहाँ पे क्या कर सके, यील्ड स्मॉल, मतलब छोटा सा जगह में बहुत सारी चीज़ें उगाने के लिए ये चीज़ें यूज़ किया जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। दो टाइप में यहाँ पर भी आता है, ठीक है, एक तो अच्छा ठीक है, ये दो टाइप का, एक होता है वेट राइस डोमिनेंट, एक आता है नॉन वेट राइस डोमिनेंट, दूसरा आता है तीसरा आता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल देखो, अगर तुम इस वाइज में लिख रहे हो ना तो कॉमर्शियल जैसे है तो कॉमर्शियल पे हाईलाइट कर देना ताकि दिख जाएगा कि तुम किसके बारे में लिखो, कॉमर्शियल लिखे हो, सब्सिस्टेंस लिखे हो, या तुम प्रीमेटिव लिखो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा प्रीमेटिव में से कौन सा है, तो आप लोग ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में दे सकता है कि किस पे डिपेंड करता है, मानसून पे, बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं ना। कॉमर्शियल जो लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं क्रॉपिंग्स के लिए, ठीक है, मार्केट में सेल करने के लिए, और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर का, इरिगेशन सिस्टम का। टाइप क्या क्या होगा, प्लांटेशन हो जाएगा, मिक्स का प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन क्रॉप्स का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका सब टाइप है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अगर तुम कॉपी में लिख रहे हो तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, अगर तुम बस ये सोच रहे हो कि PDF से पढ़ लेंगे, पढ़ तो लोगे, वापस दोबारा रिवीजन करने नहीं आओगे, ये बात है। अगर तुम कॉपी में लिख लेते हो, मेरा मानना है तुम्हारे पास देखो सैम्पल पेपर में कहीं नहीं कहीं, सेंटर पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो जस्ट उसी में ही कहीं एक पन्ना पेज निकाल लो अपने कॉपी से, उसी में लिख दो और उसी सैम्पल पेपर में ही आप एडिट कर दो, ताकि एग्जाम के रात को जब भी रिवीजन करो तो ये एक सारी चीज़ों को रिवीजन कर सकते चलो, है ना, ठीक है। अब PDF तुम एग्जाम के रात को खोजोगे, ये PDF वो PDF, टाइम लग जाएगा, है ना। अगर तुम ये भी है तुम इसको पढ़ने के बाद एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे कॉपी में तो वो भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक। चलो अब एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप हो सकता है आपको सब्जेक्टिव में, सॉरी ऑब्जेक्टिव में दे दे, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है प्लांटेशन क्रॉप का, सब्जेक्टिव में भी दे दे 2 नंबर का। तो टी जो होता है मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है, आसाम एंड दार्जिलिंग में होता है। कॉफ़ी कर्नाटका हो सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ ले। रबर केरला, शुगर कैन बनाना, ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लांटेशन क्रॉप में कौन कौन सा आता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों ने डिकोड सीरीज वगैरह करा होगा तो ये क्वेश्चन जरूर देखेंगे, है ना। चलो अब आता है टाइप ऑफ क्रॉप्स। भाई यहाँ से क्वेश्चन भी फिक्स है, ऑब्जेक्टिव के लिए फिक्स रहता है। राबी, खारिफ, जायद आपके ऑब्जेक्टिव बने रहते हैं। सीजन पूछ लेता है कभी कभी, कौन से चीज़ें, ठीक है, कौन से क्रॉप्स उगते हैं वो पूछ लेता है। एग्जाम्पल पूछता है बहुत ज़्यादा, तो ये मैं उन सब चीज़ों को खास करके एग्जाम्पल को भी ऐड कर लिया ताकि आपके ऑब्जेक्टिव के मार्क्स बने रहें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में घटना नहीं चाहिए। देखो सब्जेक्टिव में नो डाउट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मशीन चेक करेगा तो वो तुम्हारा ये नहीं देखेगा, दुख नहीं सुनेगा, ठीक है। चलो टाइप ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो 3 टाइप का होता है। सबसे पहले राबी क्रॉप्स, दूसरा खारिफ हो गया, तीसरा जायद हो गया। राबी क्रॉप्स विंटर मंथ में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्टूबर से दिसंबर, डेट अगर देख सकते हो। इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि इसको कब देखने मिलता है, तो विंटर के मंथ में, ठीक है। इसको विंटर मंथ में अक्टूबर से दिसंबर, इसको हार्वेस्ट कब करते हैं। अगर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन बनाना हो, अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाना हो तो ये पूछेगा कि राबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कब करते हैं, तो समर सीजन में, कब, अप्रैल टू जून, ठीक है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सबसे हार्वेस्ट पूछ सकता है कि समर सीजन में किस सीजन में करते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, वेट हो गया, बार्ल हो गया, ग्राम हो गया, पीस हो गया, ठीक है, आपका मसूर हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे और भी मैंने मेंशन कर दिया कि राबी क्रॉप्स कल्टिवेटेड लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री बट स्टेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट सच एज पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, समझा। खारिफ की बात है,
खारिफ में देखो, खारिफ जो होता है ये रेनी सीजन में दिखता है, तो पहला एमसीक्यू ये पूछ देता है खारिफ कब पाया जाता है, हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर से आपका अक्टूबर। और जो ये अब धान जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होता है इस सीजन में, खारिफ के सीजन में, ठीक है। और अदर क्रॉप्स जैसे ऑल्सो ग्रोन, जैसे मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। राइस मेनली ग्रोन इन आपका आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब मत लिखना, बस इतना चीज़ याद रखना, ये सारी चीज़ें मौसम है, क्या मौसम, किस मौसम में हार्वेस्ट किया जाता है, कब से कब, उसके एग्जाम्पल लिखने ना 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और बासमती जो है चावल का टाइप है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले कि बासमती इसमें से किसका टाइप है, चावल है, धान है, दाल है, वगैरह वगैरह पूछ देगा, तो एक राइस का है, ठीक है, बासमती। चलिए जायद की बात करते हैं, ये समर में होता है, ठीक है, खारिफ बिटवीन, ठीक है, राबी, इसको हम लोग जायद या फिर गर्मा बोलते हैं। तो ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं नो डाउट, बट मैं ऑब्जेक्टिव बता रहे किस हिसाब से कहाँ तक जाके पूछ सकता है, तो उसके लिए रेडी रहो, ठीक है। अगर तुमसे ये पूछेगा कि जैद इज ऑल्सो नोन एज, तो गर्मा, ठीक है, समझे। और एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मस्क मिलन ज़्यादा देगा, पंपकिन ज़्यादा देगा, कुकुम्बर ज़्यादा देगा, ठीक है, ज़्यादा देता है, ठीक है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है और आपके बुक्स में पॉइंट्स में मेंशन है, तो अगर बुक से डेप्थ में क्वेश्चन बनाना हो तो ये क्वेश्चन को जरूर चूज करेगा। क्या इसेंशियल कंडीशन है ग्रीन रेवोल्यूशन में? ऑलरेडी जो लोग पढ़े स्टार्टिंग से जुड़े हुए, हो सकता है आप लोग लेट है, इसमें कोई आप खुद को कोसिए मत, हमें क्यों नहीं मिला है पहले, अभी मिल रहा है, जो चीज़ करा रहे हैं कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें और लोग बोलेंगे बस वही बताइए जो एग्जाम में आएगा, तो ऐसा कोई बुक नहीं है, ठीक है, ना कोई मार्केट में जो पढ़ोगे वहीं आ जाएगा, ऐसा कोई चीज़ें नहीं है। तो तुमसे इसेंशियल कंडीशन पूछा था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, तो इसेंशियल कंडीशन इन ग्रीन रेवोल्यूशन, आंसर लिखने के बाद क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन का आंसर, बस क्वेश्चन आंसर नंबर कितना है और चीज़ों को सीरीज वाइज। तो यहाँ देखो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या, डेवलप लेटेस्ट टेक्निक, हाई यील्ड हाई वैरायटी, ये चीज़ याद रखना, हाई यील्ड वैरायटी सीड विच जो हाई पर कैपिटा आपका हाई पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी हो, तो ये याद रखना, ये HYV का इस आपका फुल फॉर्म क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, सीड्स का। और एरीगेशन, मीन ऑफ एरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल इंसेक्टिसाइड ECC वगैरह, इसे कंडीशन था, ये सब इस्तेमाल कीजिए, उसका तो विश्वास कीजिए और बहुत सारा फायदा होगा, ठीक है। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बहुत चीज़ें बताना चाहूँगा, बहुत कुछ चीज़ें के लिए बहुत चीज़ें, देखो बताना ये चाह रहा है कि तुमसे ऐसा पूछ देगा कि कुछ फैक्टर बताओ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से सुन लेना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुछ फैक्टर, मेजर फैक्टर बताओ लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में बिहार में, इंडिया का जगह बिहार पूछेगा, हो सकता है दोनों ही ना दे, तुम्हें बोलेगा कि सिर्फ बता दो कि कुछ फैक्टर बता दो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। 3 क्वेश्चन पूछेगा, आंसर तुम सेम लिख के आ जाना, आंसर जरूरी नहीं है कि तुम इंडिया बिहार का अलग अलग याद करोगे, ऐसा नहीं करना, स्मार्ट वर्क कर सकते हो। पूछा है एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी क्यों होता है, तो बता देना है ना, वही सब बता देंगे, ठीक है। यहाँ 2 नंबर के लिए पूछा था, इसलिए हम लोग चीज़ों को कम सम थोड़ा सा लिखे हैं, नहीं बहुत ज़्यादा लिखे हैं भाई, यहाँ तक मैंने लिखा है, ये बुक की चीज़ें है ना। अगर तुमसे सिंपल सा, अगर तुमसे पूछे कि बिहार में क्यों लो प्रोडक्टिविटी है, तो यही का चिपका के आ जाना, इंडिया का पूछे यही चीज़ें लिख के आ जाना, किसी का भी पूछे लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर क्यों है, यही चिपका के आ जाना, तीनों में कोई अंतर मत करना, ठीक है, समझे। तो एक तीर से 3 क्वेश्चन कर लेना, एक याद करोगे 2 फ्री में ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर हो रहा है लैंड आपका एग्रीकल्चर लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो रहा है, स्मॉल साइज ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, लैंड ऑनर सिस्टम में भी दिक्कत, ठीक है, और बहुत सारा इरिगेशन का फैसिलिटीज़ नहीं है, डिपेंड करते हैं हम लोग मानसून पे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तुमने ऑलरेडी 12 पॉइंट्स, ठीक है, लिख दिए हैं, ये सब चीज़ें आप लिख देना। यहाँ पे भी ऑलरेडी, यहाँ पे और एक पॉइंट है, ये सब बुक के पॉइंट्स हैं, SCRT बुक में जो आपके DU नो से क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो वाला चीज़ है, यहाँ से सब्जेक्टिव बन जाएंगे, इसको अच्छे से देख लेना है ना, ठीक है, समझे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, डिफरेंस पूछता है, बहुत बार पूछा है कि कैश क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है। हो सकता है तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल पूछ देगा कि एग्जाम्पल बता दो क्या होगा, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल से काम नहीं चलाएंगे। पूछा तो तुमसे आई थिंक एग्जाम्पल ही था, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि देखो मन नहीं किया एग्जाम्पल पूछने का, डेफिनेशन पूछ लिया, तो क्या करोगे, एग्जाम्पल पूछा तो भी बन जाना चाहिए। तो कैश क्रॉप जो होगा वो सिंपल सा, देखो कैश बोले तो पैसा, तो वही वाली चीज़ है, तो वो क्रॉप्स को प्राइमरीली सेल के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समझे।
तो देखो यहाँ पे क्रॉप्स ग्रोन प्राइमरली फॉर सेल इन द मार्केट टू जनरेट इनकम, समझे। और ये जो होता है ये ग्रोन ऑन स्मॉल और लार्ज फार्म्स में, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जैसे कॉटन हो गया, शुगर कैन हो गया, एटी से एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। प्लांटेशन की बात करें, ये जो हो जाता है ये लार्ज स्केल में किया जाता है, ठीक है। और ये प्लांटेशन फॉर कॉमर्शियल पर्पस, किसके लिए? कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। और इसमें देखो स्मॉल था बट इसमें ये जो है ये ग्रोन किया जाता है लार्ज एरिया में, ठीक है। और इसमें जो है देखो इसमें वैरायटी वाली चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, बट इसमें जो प्लांटेशन में सिर्फ एक ही चीज़ सिंगल क्रॉप्स में ही मेहनत करेंगे। एग्जांपल ऑलरेडी, ठीक है यहाँ पे कॉटन हो गया, शुगर कैन हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, वही चीज़ है। बट अगर आप पैसा कमाने का पर्पज से कर रहे हो तो आपका कैश क्रॉप, नहीं तो आपका प्लांटेशन क्रॉप में। डिफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आ जाओ यहाँ, नेम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखो ये वाला क्वेश्चन लगभग सेम है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो, सेकंड सिटिंग में एग्जाम हो, क्वेश्चन इस टाइप अक्सर बनते रहते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इंडियन एग्रीकल्चर का। आपने जो ये सब पढ़ा, यही सब आप अगर उसमें भी कुछ पॉइंट्स को ऐड कर ले तो आंसर बन जाएगा उसी में से। इसी को आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपने देखा एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है, तो ये आप इसमें भी लिख सकते हैं। ये जो डिपेंडेंस ऑफ ऑन मानसून है, आप इसमें भी लिख सकते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी क्यों है, बस हम लोग मानसून में डिपेंड करते हैं, इसीलिए ये भी एक पॉइंट हो गया ना। तो देखो वहाँ भी काम कर सकते हो और इधर भी इसका काम कर सकते हो। स्मॉल फ्रेगमेंट लैंड होल्डिंग, यहाँ पे हम लोग क्या था, देखो यहाँ पे देखो स्मॉल साइज एग्रीकल्चर फील्ड, सेम चीज़ यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना? हाँ, तो ये चीज़ यहाँ पे भी तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वो चीज़ें इंडियन, देखो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ही है ना एक तरह से, इंडिया के बारे ही बता रहा। अगर तुमसे बिहार का ही पूछे यही चिपका देना, इंडिया का पूछे फिर भी यही चिपका देना, बता देना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे एग्रीकल्चर का, इंडियन एग्रीकल्चर का, तो ये भी ऑलरेडी बता देना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, मैंने सिर्फ यहाँ पे देखो कैश क्रॉप्स और 2 फाइबर क्रॉप्स। कैश क्रॉप में ऑलरेडी शुगर कैन, तंबाकू पढ़ रखा है। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन आपका जूट हो जाएगा। जूट को क्या बोला जाता है बताओ तुम? जूट को क्या बोला जाता है बताओ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना जूट, तो इसको क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से? गोल्डन फाइबर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। क्या एक्टिविटी है ह्यूमन का, हम लोग का, जिसके कारण से डिप्लेशन हो रहा है किसका? फ्लोरा और फाउना का। तो सोचो, खुद सोचो। और ये सब, अब ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम इसको रट के जाना चाहिए, तुम खुद सोच लो क्या कारण है। क्या तुम एक्टिविटी कुछ तो कर रहे होगे जिसके कारण से फ्लोरा फाउना जो है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो सबसे पहले फॉरेस्ट को क्लीन करना, ठीक है। उस वहाँ पे सब चीज़ें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, जो भी कुछ भी बनाओगे, तो उसके लिए फॉरेस्ट को साफ करना पड़ेगा, ठीक है। अपने खाने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम लोग पूरा का पूरा क्या गेजिंग कर रहे हैं, लाइव स्टॉक इन ग्रासलैंड। फॉरेस्ट लीड टू डिग्रेडेशन, वेजिटेशन एंड सॉइल इरोजन हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा रहे हैं, सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण से उसमें भी जंगल का ख़त्म हो रहा है, ठीक है। वाटर हो गया, एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन, जब इंडस्ट्री का वेस्ट आता है, पेस्टिसाइड, केमिकल वगैरह सब कुछ बहा देते हैं हम लोग फ्लोरा फाउना में, ये भी इसी के कारण तो खराबी हो रहा है ना। तो रिस्पॉन्सिबल पूछा चीज़ें है ना, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन अगर हम करेंगे, रोड्स वगैरह बनाएंगे, तो जंगल ऑब्वियसली कटेगा, फ्लोरा फाउना को पहुंचेगा, हाँ, ठीक है। तो ये सब खत्म होने के ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसके कारण से ये सब चीज़ें हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है कि 2 सॉइल बता दीजिए टाइप्स का। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 पूछें, लेकिन जनरली 2 पूछता है अगर 2 नंबर में पूछना हो तो। ऑलरेडी और सब कहाँ मिलेगा? नोट्स वगैरह में मिलेगा, जो लोग नोट्स प्रिंट आउट कराएं। अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो और साथ साथ तो वो और सॉइल के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले एलुवियल सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये फॉर्म होता है किसके कारण से? डिपॉजिट ऑफ सिल्ट, सैंड और आपका क्ले, ठीक है, बाय द रिवर, एंड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया। इस बात को याद रखना, बिहार में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटास होता है, लाइम होता है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, पुअर नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, और ये जो आपका यहाँ पे डेल्टाज वगैरह में पाया जाता है। और एग्जाम्पल
कौन कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, तो राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया एंड ऑयल सीड हो गया। उसके बाद आता है ब्लैक सॉइल, जिसको हम लोग रूगर सॉइल के नाम से जानते हैं, और इसमें कॉटन कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, ये सब आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। ओके ठीक है, तो आई थिंक पता नहीं वीडियोस पॉज किया था, ये दिखा कि नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। 2 टाइप का सॉइल पूछा था, एलुवियल पूछा था, और आपसे ब्लैक सॉइल के बारे में दो को पूछा था, उसके थोड़ा सा ब्रीफ में पूछा था, तो दोनों के बारे में बताया था, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये भी पता होना चाहिए, ये फ्रॉम लावा रॉक से, ठीक है, इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, ठीक है। इस बात के लिए सूटेबल किसके लिए, कॉटन के लिए एमसीक्यू पूछता है। ये हाई क्ले कंटेंट होता है, मॉइस्चर होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट में होता है, ठीक है, रिच होता है, पुअर फास्फोरस ऑर्गेनिक मैटर, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ देख लेना। अच्छा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्टा सॉइल, डेल्टा सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएं। जो डेल्टा सॉइल है ऑफ्टन अ सब टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल, जैसा भी हम लोग पढ़े, ये कहाँ पाया जाता है, डेल्टा रीजन में, जहाँ पे जो रिवर है वो डिपॉजिट करता है सेडिमेंट्स को, जो बहाव आता है ना, बहाव अपने साथ थोड़ा बहुत मिट्टी से छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स को लेके आता है, वही सारी चीज़ है ना, उससे जम के क्या होता है, डेल्टा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये किस है, डिपोजिशन ऑफ साइट फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ स्लिट, छोटे छोटे जो उनके कण होते हैं, ठीक है, वही सबसे क्ले से ऑर्गेनिक मैटर जो रिवर जो है तो वो फ्लड के द्वारा बहा के लेके आता है। ये एक्सट्रीमली फर्टाइल होता है, इसमें क्या पाया जाता है, रिच कंटेंट मिनरल पाया जाता है, न्यूट्रंस, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह पाया जाता है, ठीक है। सपोर्ट करता है कल्टीवेशन ऑफ राइस, जूट, शुगर केन एंड अदर कैश क्रॉप। कहाँ पाया जाता है, मेजर्स की बात करें कहाँ पाया जाता है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड कृष्णा। देखो नॉर्मली रिवर साइड ही पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी बहा के लेके आएगा फिर बनेगा, ठीक है, समझे, इसी कारण से। ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा है, और क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन एग्रीकल्चर में, या फिर इंडियन एग्रीकल्चर के जगह इंडियन इकोनॉमी भी ऐड कर सकता है, क्वेश्चन पूछ देगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा। या फिर इसमें क्या क्या कंडीशन है ग्रीन रेवोल्यूशन का, स्टार्टिंग में वाला टॉपिक में हम लोग बताया क्या क्या कंडीशन था ग्रीन रेवोल्यूशन का। किधर गया भाई, किधर गया, तो क्या क्या कंडीशन था, किधर गया ग्रीन, देखो क्या क्या कंडीशन था, देखो व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि टॉपिक सेम ही है। आ जाओ, किधर गया भाई, हाँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक पूछा है क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन एग्रीकल्चर में, तो सोचो क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, क्या हुआ, देखो द ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एक सीरीज़ चला था जिसने इंट्रोड्यूस किया 1960, इम्प्रूव किया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया में, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ वगैरह टेक्निक्स जैसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन जो भी मशीन्स वगैरह है सब कुछ लाया गया ताकि काम बहुत अच्छा कर सके, इम्प्रूव हो सके। इंक्रीज़ क्या किया, इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ाया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो आप अभी देखते हैं थ्रेसिंग वगैरह करना ट्रैक्टर के मदद से, तो पहले तो वो हल चलवाते थे, है ना, तो बहुत टाइम लगता था, तो सारे न्यू टेक्निक्स वगैरह अब अपनाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है। और ये बता दो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोले जाता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना, ठीक। चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस है, देखो वही चीज़ है। यहाँ पे पूछा है शॉर्ट नोट्स बताइए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपने ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन छोड़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ा था ना, इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक था, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे और भी चीज़ें पूछ सकता है, आई थिंक मैंने वो क्वेश्चन ऐड किया है कि नहीं किया है, आई थिंक होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। ग्लोबलाइजेशन नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इकोनॉमिक्स में भी है, ज्योग्राफी में भी है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ लोगे तो ज्योग्राफी में भी चिपका सकते हो, कोई ज़्यादा बहुत हार्ड चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में जो तुम पढ़े थे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर पे क्या डिपेंड करेगा, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा था कॉमन मैन पे क्या पढ़ेगा, क्या नॉर्मल मैन पे क्या पड़ेगा, तो वही सारी चीज़ आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। अगर ग्लोबलाइजेशन आया तो आपने फेवर वाला पॉइंट पढ़ा था ना ग्लोबलाइजेशन के फेवर पे, तो वो चीज़ें आप लिख देना, ठीक है। हो सकता है कुछ पॉजिटिव लिख देना, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट लिख लेना, सेम आंसर। इकोनॉमिक्स का आंसर ज्योग्राफी में चिपका के आ सकते हो, इसलिए मैं ये आंसर ही खाली रखती है, समझे। जहाँ पे एक जगह एक से काम हो सकता है वहाँ पे 2 क्वेश्चन याद नहीं करना।
क्या बोलना चाहें, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, वहाँ पे था फेवर वाला, तो वो सब चिपका देना, क्या पढ़ा एग्रीकल्चर में, ठीक है, समझे। चलिए उसके बाद अगर नहीं बना तो फिर भी बन जाना चाहिए, नहीं बना तो बता देना, इसका भी आंसर करा देंगे। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ एलुवियल सॉइल में। अभी जस्ट हम लोग पढ़े डिपॉजिट होके बना था, ठीक है, वही सारी चीज़ें वापस से आप इसमें लिख सकते हैं। एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़े ना, डेल्टा, यहाँ ये वाला यही वाला आप उसमें भी ऐड कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक से पूछा था, यहाँ पे भी वही चीज़ें पूछा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ पूछा है, इसलिए ब्रीफ अकाउंट दे दिया गया कि एलुवियल जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है, जो कहाँ पाया जाता है, नदी के किनारे, कोस्टल एरियाज में, ठीक है। उसके बाद और ये जो होता है ये डिपॉजिट फाइन पार्टिकल क्ले हो गया, सैंड वगैरह से बनता है, वही सारी चीज़ें गंगा वगैरह में, जहाँ अब मैंने रिवर का नाम बताया। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, रिच कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, बस यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स उसी में वही सब चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है, समझे। तो ब्रीफली थोड़ा सा अकाउंट इस पर दे देना है। अच्छा, डिस्क्राइब द मेथड्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, दो पूछा है, एक क्वेश्चन मत समझना, आधा नंबर मिल जाएगा नहीं तो। यहाँ पे रेन वाटर पूछा है और साथ साथ में आपका रिसाइकलिंग भी पूछा है, किस तरीके से आप कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। तो सोचो, खुद सोचो। कलेक्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं वर्षा का पानी फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। किस तरीके से कलेक्ट कर लिए, वो जो रूफ से इस टाइप से जो होता है ना घर का छत सब, तो यहाँ पे हम लोग कुछ लगा दिए, ठीक है, ताकि जितने पानी है उसको पाइप से वापस हम लोग एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। टैंक में रखते हैं स्टोरेज कर करके, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर कोई गड्ढा बना दिए या फिर बड़ा सा टैब में रख दीजिए, ठीक है, गड्ढा कर दिए, यहाँ पे पानी फुल हो गया, इसको इस्तेमाल करेंगे जब ज़रूरी पड़ेगा। इस हिसाब से फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग, आप लोग अगर नॉर्मली गांव में तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एक डिब्बा ले लेता है, डिब्बा में फिर क्या करता है, बालू इट्टी वगैरह सब कुछ, बालू दिया जाता है, और ईंटा का टुकड़ा, वो स्पेशल ईंटा होता है, ठीक है, काला काला टाइप का, कोयला भी इस्तेमाल करता है, उसमें दे करके वही सब पानी को छान करके फिर पी लेता है। तो बहुत सारे एडवांटेज है, ठीक है, समझे। चले और ड्रिंकिंग के लिए कभी कभी देता है, अगर प्रॉपर फिल्टर हो जाए तब, ठीक है। इरिगेशन के लिए, पेड़ पौधा बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर लेता है फिल्टर करके, ठीक है। चलिए, और इसको रिसाइकल किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिसाइकल सबसे पहले उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको फिल्टर करेंगे, फिर स्टोरेज करेंगे, फिर उसको बांट देंगे, ये सब रिसाइकल के स्टेप्स हैं, ठीक है। चलिए, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, क्योंकि चैप्टर 2 बड़ा टॉपिक था, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी चैप्टर 2 से बन जाएंगे, राबी खरीफ वगैरह वगैरह, और जो भी करा रहे PYQ में भी आया हुआ है, तो ऐसा मत सोचना है PYQ में नहीं आया हुआ है। क्या समझते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है जो क्या करता है, फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सामान में, थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होता है सीरीज में इंक्लूड करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, पैकिंग वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। क्या समझते हैं, जो मैन्युफैक्चर करता है वो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछते हैं, एग्रो बेस्ड और आपका मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड आई थिंक मैंने तुम्हें इकोनॉमिक्स में भी बता रखा है कि एग्रो बेस्ड इंपॉर्टेंट है, जो ऐसा इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बेस्ड हो उसको बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। वो लाइन याद करके, वही वाला याद कर लेना जो मैंने इकोनॉमिक्स में बताया था, उसी को याद कर लेना। उसी में बस मिनरल पूछेगा तो मिनरल बस लाइन ऐड करना, ठीक, जो मिनरल बेस्ड है उसमें मिनरल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बस लिख देना, ठीक है। अच्छा, क्या क्या फैक्टर है जो तुम देखोगे तो तुम इंडस्ट्री लगाने का सोचोगे, तो 3 फैक्टर ऑफ लो आप देखोगे, क्या क्या, रॉ मटेरियल सप्लाई हो पा रहा है कि नहीं, जो भी रिसोर्सेस है वो हो पा रहा है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देखोगे, और कैपिटल देखोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए भी ये भी पूछ देगा। अभी तक 5 नंबर के क्वेश्चंस कौन कौन पूछ सकता है एक साथ मैं बता दूंगा, ठीक है। डिस्क्राइब द मेन पॉइंट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी, वो क्या है, सबसे पहले एम्फसाइज क्या, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और इनक्रेज क्या, इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द ग्रेटर फ्रीडम फॉरेन कंपनीज़ को, ताकि क्या आए इंडिया में। कुछ पब्लिक सेक्टर के नाम बताओ, वैसे 3 पूछा था, मैंने तुम्हें 5 दे दिया, और ये जो है ऑब्जेक्टिव में आएगा, या तो आपसे पूरा का पूरा
फुल फॉर्म पूछ लेगा या फिर बोलेगा इसमें से कौन सा है पब्लिक इंडस्ट्री में आता है। ये डू यू नो से मैंने चुरा लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भिलाई हो गया, रोकेला हो गया, ठीक है, आपका भरत हैवी इलेक्ट्रिक, ठीक है, और स्टील अथॉरिटी। ये जो ज़्यादा पूछने के चांसेस है कि इसमें इस ऑब्जेक्टिव में इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में आता है, तो ये दोनों ऑप्शन में कोई ना कोई रहे भी करेगा। आपके एग्जाम में हो सकता है नाम भी पूछ ले कि आप बताइए कुछ मेजर्स आयरन स्टील इंडस्ट्री के नाम बताइए। तो नाम याद रखना क्या क्या है। टाटा आयरन कहाँ पे है, स्टेट झारखंड, प्लेस कहाँ है आपका, जमशेदपुर में, ठीक है। आयरन स्टील की बात करें वेस्ट बंगाल में है, बरनपुर। विश्व सूर्य आयरन स्टील ये कर्नाटका स्टेट में भद्रवती जगह का नाम है। नाम दे करके या तो स्टेट पूछ लेगा या तो आपसे प्लेस पूछ लेगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। भिलाई का बात करें, भिलाई का ज़माना नहीं है, ठीक है। कोलैबोरेट कौन किया था, रशिया किया था, इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, छत्तीसगढ़, ठीक है। और आपका भिलाई जगह का नाम हो गया। रोकेला बोले तो रोकेला में है, कहाँ पे, उड़ीसा में, जर्मनी कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, कोलैबोरेट किया था। दुर्गापुर की बात करें, ब्रिटेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है कौन कौन इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसे याद रखो। BBDR ये 4 ऐसे कंपनी है, ठीक है, जिसमें आपका फॉरेन कोलैबोरेट किया था, ठीक है। BBD एक गाइड है, फेमस गाइड है, बहुत लोग मतलब पूरा फुल्ली फोकस रहते हैं कि उसी को रट के जाएंगे, उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं, उसमें PYQ ही एडेड है, ठीक है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और मैंने पता है मैं सही बता रहा हूँ, ये भी आपका PYQ का है, ठीक है, ये भी PYQ का है, ये भी PYQ का है, ठीक है, ये भी PYQ का है, ये भी PYQ का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने PYQ के लिए। तुम लोगों को डर रहता है कि PYQ क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं। ये सब टॉपिक्स से है, जो एक्स्ट्रा है वो भी बता रहे हैं, जो नहीं है वो भी बता रहे हैं। तो देखो जितना करा रहे हैं करके रखो। पता नहीं हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम खाना खा रहे थे इसलिए, पता नहीं क्या बोल रहे थे तब भूल गए। जो चीज़ करा रहे हैं करो। अभी ये फिलहाल 3rd चैप्टर है, करते हैं। और ये मत सोचना कि कोई गाइड मिल जाता, कुछ ऐसा क्वेश्चन बता देते हैं एग्जैक्टली लड़ जाता, लड़ने वड़ने वाला काम मत करो, पढ़ के जाओ, उसी में से आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नंबर तो लिखते नहीं, क्योंकि हम लिखते हैं, बहुत आलसी इंसान है, नंबर लिखने में आलसी लगता है हमको भाई। क्वेश्चन लिखता है, एक तो खुद से टाइपिंग करना, देखना, कितना नंबर डालेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। डिस्कस द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया, क्या होगा। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोले तो IT इंडस्ट्री हैज़ बिन इमर्स्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। क्यों, सब कुछ तो ऑनलाइन ही है, पढ़ रहे हो ऑनलाइन, खेल रहे हो ऑनलाइन, क्या खेलेगा, फ्री फायर नहीं। प्लेइंग अ की रोल इन द कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और ये सेक्टर इंक्लूड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग। इंडिया हैज़ बिकम अ ग्लोबल लीड, कहाँ पे, IT इंडस्ट्री में, विद IT सर्विसेज, ठीक है, वाइडली रिकॉग्नाइज इन डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चंस है आपसे अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। या तो सिंपल सबसे पूछेगा एयर पॉल्यूशन को बताइए, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन तो नहीं, थर्मल पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो इंपॉर्टेंट मतलब समझ रहे हो, हाँ समझ जाओ। तो देखो पॉल्यूशन तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, अलग अलग मेजर सोर्सेस हैं, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो एयर, वाटर, सॉइल के थ्रू मतलब आते हैं, जिसका पॉल्यूशन बनता है। इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जितने भी इंडस्ट्री है वो पॉल्यूशन, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब रिलीज़ करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण से क्या होता है, जब वो जलाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सब गैस रिलीज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, फिर हम लोग को दिक्कत होता है। वाटर पॉल्यूशन, जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, केमिकल वगैरह वाटर में रिलीज कर दिया जाए, हैवी मेटल्स वगैरह, डाइज वगैरह, ठीक है, जो क्या करता है लिवर और रिवर में, ओशियन में, तो वाटर को पॉल्यूट करता है। सॉइल पॉल्यूशन, वो जितने भी वेस्ट केमिकल सब्सटेंस है उसको वाटर मतलब ज़मीन में फेंक दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, जो भी प्लास्टिक्स वगैरह उसको भी दे दिया जाता है, मतलब हर एक चीज़ ज़मीन में फेंक दो तो सॉइल पॉल्यूशन हो गया। नॉइज़ पॉल्यूशन, बहुत सारे मशीनरीज चल रहे हैं, वहाँ मशीन, वहाँ तोड़ फोड़, ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही, पूरा डिस्टर्ब करके रखा है लोकल सिस्टम को। या तो एग्ज़ाम को मतलब सॉरी आपको भी चैन नहीं मिलता है कि कब ये हटेगा, कब बंद होगा मशीन, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, सुनना भी कम कर दोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्थ मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए शांति के साथ रहो, शांति के साथ मतलब साइलेंट वाला, ठीक है।
थर्मल पॉल्यूशन किसके कारण से होता है? तो इंडस्ट्री लाइक पावर प्लांट हो गया, रिफाइनरी हो गया, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ्टन रिलीज हीट वाटर और एयर बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोसेस। इसमें क्या होता है? हीट रिलीज होता है। दिस एक्सेस हीट कैन बी राइज टेम्परेचर नियर बाय वाटर, ठीक है। वाटर बॉडीज ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूट करता है लोकल इक्वेटिक इकोसिस्टम को और कहता है रिड्यूस करता है ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर थर्मल पॉल्यूशन में, ठीक है। और हार्मफुल होता है किसके लिए? एक्वेटिक लाइफ के लिए, ठीक है। जल्द ही जीवन है उनका, क्योंकि चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 4 की तरफ आएंगे। ट्रेड कम्युनिकेशन आपका ट्रांसपोर्ट वाला में तीनों का ट्रेड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट। डेफिनेशन रट लो। ट्रांसपोर्ट कोई भी चीज़ को किसको? मूवमेंट ऑफ पीपल्स, गुड्स, सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह, उसको क्या? यूजिंग अलग अलग मेथड, रोड हो गया, रेल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, मैसेजेस, वेरियस मीडियम, स्पोकन वर्ड्स, रिटर्न, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मन हुआ उठा के बोल दिए हाँ ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ नहीं हो रहा है। उसका ट्रेड क्या होता है? जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो, सर्विसेज हो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रेड। अगर कोई चीज़ हम लोग बाउट कर रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं अदर आउटसाइड कंट्रीज से, उसको बोलेंगे इम्पोर्ट। अगर कोई चीज़ हम लोग सेंड कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में, उसको बोलेंगे क्या? एक्सपोर्ट, ठीक है। ऑलरेडी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप लोग करते होंगे ना, फ़िल्टर लगाने के बाद डाउनलोड, खास करके स्नैपचैट पे डाउनलोड करना, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह में एडिटिंग ऐप में आपने देखा होगा ना। चलो बता दीजिए, क्या बता देंगे कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इन इंडिया। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रोड है। आपका और भी चीज़ें जो क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो इंडिया जो होता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, रोड नेटवर्क वर्ल्ड वाइड में। इसमें टोटल लेंथ 6 मिलियन किलोमीटर दिया हुआ है, ओवरऑल दिया हुआ है, ठीक है। टाउन, विलेजेस, रिमोट से हर एरिया में, ठीक है। जब रोड अच्छा होगा तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाएगा, ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जो देखो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड अक्रॉस द कंट्री नॉट यूनिफॉर्म बेस्ड ऑन फैक्टर, जैसे वहाँ किसके पॉपुलेशन डेंसिटी देखता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी देखता है, जोग्राफिकल फीचर, क्या क्या एग्जांपल वगैरह, जैसे आपका हाईवेज हो गया, एक्सप्रेसवेज हो गया, आपसे स्टेट एंड रूरल रोड्स वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे रोड्स हम अपने SCERT में पढ़ रखा है, तो 2 वो पूछा था, ज़्यादा डिफाइन नहीं किया। क्वेश्चन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वेज ऑफ इंडिया। तो रोडवे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे हम लोग पढ़े, बहुत लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड, ये क्रूशियल रोल अदा करता है, ठीक है। जैसे किस लिए जो क्यों इंपॉर्टेंट है? रास्ता वही पूछा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ट्रेड होगा, रोड बनेगा, लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है। कनेक्टिविटी, ठीक है, बहुत दूर दूर से कनेक्शन बना देगा, हाँ लोग यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, रोड सही है तो आज रात आदमी यहाँ पे उठ के सुबह अपना काम पे निकल जाए, रोड ही अच्छा नहीं है तो कहाँ जाएगा, मने नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी हो जाएगा, टूरिज्म डेवलपमेंट, अगर अच्छा रोड है तो लोग आएगा जाने के लिए, ठीक है, हाँ आ जाते हैं आपके घर। अगर आप ही बुलाइएगा, हम बोलेंगे रोड खराब है क्या, बोले हाँ खराब है, तो आज भी नहीं करेंगे तब तक रोड सही नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग ये भी पूछेंगे आप लोग घर तो जाना चाहते हैं लेकिन रोड ही अच्छा नहीं है इसीलिए नहीं जाते, तो ये भी चीज़ें हैं ना। चलिए 4 नेशनल वाटरवेज का नाम पूछा था, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 2, 3 एंड 4 याद रूट, ये सब आपके बुक्स में है, ठीक है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपका हल्दवाई वेस्ट बंगाल तक जाता है, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट आपका लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे है, ठीक है, फॉर कार्गो ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ठीक है, कनेक्टिंग करता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को। नेशनल वाटरवे नंबर 2 की बात करें, ये आसाम से लेकर के सादी ऑफ आसाम तक जाता है, ठीक है, अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये जो होता है ये फैसिलेट ट्रांसपोर्ट इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, सपोर्ट करता है ट्रेड एंड लोकल इकोनॉमीज़ को। नाम लिखने वाला था, थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप बस थोड़ा चीज़ याद कर लेना, ये ऑलरेडी PYQ में आया हुआ इसलिए मैंने लिया, नहीं तो देखो अब बहुत लोग सोचेंगे कि ये सब क्वेश्चन आ जाएगा क्या। देखो कुछ क्वेश्चन चीज़ें जो PYQ से रिपीट होंगे, जो मैं तुम्हें लास्ट में फिर एक एक करके बताऊँगा, जो चांसेस है रिपीट करते रहने का, अभी नहीं बताएंगे, तुम लोग तेज है ना। 3rd नेशनल वाटर नंबर, वही तुमसे थोड़ा जगह का नाम याद रखना, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कहाँ जा रहा है बस, ठीक है। और ये वैसे ये बहुत रेयर ही पूछा था, आई थिंक 2018-19 के टाइप में पूछा था, ठीक है। यहाँ पे तुमसे पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा EV इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। और इसमें जो अफोर्डेबल भी है, ठीक है,
इसमें एक्सटेंसिव नेटवर्क है, इकोनॉमिकल भी है, अफोर्डेबल भी है, सभी लोग जा सकते हैं रेल में, ठीक है। कहीं जाना हो बहुत दूर दूर तक, मेजर सिटीज़ को भी जोड़ता है, रूरल एरिया को भी जोड़ता है, और ये बैलेंस करके रखता है रीजनल डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराता है, सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, मार्केट वगैरह। आप देखोगे मार्केट, गांव से कोई बच्चा ट्रेन में चढ़ के चल जाता है शहर पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन रेलवेज़ की, आप इसको याद रखना। भले अलग बात है कि अभी कुछ दिन पहले पटरी में चलने की जगह ज़्यादा ट्रेन रोडे में चल रहे थे, सर पटरी के नीचे चल रहे थे, वो अलग बात है, बट अच्छा है, सही है, अफोर्डेबल है, बहुत लोग जा सकते हैं एक साथ, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। क्या इंपॉर्टेंस है भाई? ट्रांसपोर्ट कनेक्ट करेगा सिटीज़, रूरल वगैरह सब जुड़ेगा, सामान एक्सचेंज होगा, लोग क्या करेंगे, अपना सर्विसेज करने जा पाएंगे, सपोर्ट इंटरनल इंटरनेशनल ट्रेड में, हेल्पिंग इंडस्ट्री में करेगा, रॉ मटेरियल डिलीवर कर पाएगा, उसको प्रोडक्ट बना पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप उसका अपने मन से, जॉब्स वगैरह क्रिएट करेगा, तो ये सब फ़ायदा है। अगर ट्रांसपोर्ट हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए इंडियन इकोनॉमी में, ये सब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेगा। रोड्स, रेलवे, ये जो रूरल एरिया को भी, सिटीज़ को भी क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, वहाँ के लोग इधर आएंगे, मार्केट आएंगे, सामान खरीदेंगे, तो इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा। एजुकेशन लेने आएंगे तो टीचर का पैसा बढ़ेगा, है ना। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल आएंगे तो इधर भी होगा, मतलब हर एक चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक नज़र देख लेना। ये सब वैसे लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा रटना नहीं चाहिए ये सब क्वेश्चन को, क्या क्या है। तो आपको इंपॉर्टेंस बताना है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का। जगह जा सकते हैं, वो जगह जाएंगे, रेलवेज़ का एक तो पैसा बनेगा, फिर जहाँ जाएंगे वहाँ पैसा देंगे तो उनका पैसा बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें जिससे इंडियन इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी इंपॉर्टेंस क्या क्या, कम्युनिकेशन सिस्टम आएगा, इंटरनेट हो जाएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं जो बिजनेस वगैरह डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। और टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ सकता है, डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, जैसे अभी आप लोग सुन रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस था ट्रांसपोर्ट और आपका कम्युनिकेशन में, ठीक। आई थिंक एक ही बात है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए एयर ट्रांसपोर्ट में भाई। सबसे ज़्यादा पहला फास्ट ये है कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, लॉन्ग टाइम। दूसरा पॉइंट ये लिख देना कि इसमें कम समय में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक हम लोग दूर ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, खर्चा ज़्यादा होता है, वो बात है, ठीक है, बट ड्यू टू फ्यूल कॉस्ट, ठीक है, फ्यूल के कारण से, मेंटेनेंस के कारण से, और इसका अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाता है जैसे एयरपोर्ट, ठीक है। जितना ज़्यादा फास्ट उतना ज़्यादा पैसा तो लगेगा, है ना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे क्या है? एक ये क्या है, नेटवर्क है, हाईवे जो कनेक्ट करता है 4 सिटीज़ को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, में ऑलरेडी बता रखा है। और ये जो है प्रोजेक्ट है, एम क्रिएट करता है रोड स्ट्रॉन्ग बनाने का, इम्प्रूव करता है कनेक्टिविटी, प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ और फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द कंट्री, इसलिए बनाएंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर रोड क्यों इंपॉर्टेंट है? सोच के देखो, कहीं कुछ वॉर होने वाला है, वहाँ रोड ही अच्छा नहीं है, कैसे जाएगा? पहला पॉइंट ये ले सकते हो, फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए ना वहाँ पे मिलिट्री को, है ना, जाने के लिए। पता चला एकदम जाने में इतना रास्ता है कि आधा चीज़ तो वहीं ख़राब हो गया। तो ये, और जो ट्रेड होता है, ठीक है, बॉर्डर के पास है, ठीक है, जो भी कंट्रीज से आपस में सामान इधर उधर एक्सचेंज करता है, मतलब ख़रीदा जाता है, तो उसके लिए भी दिक्कत ना हो। जो भी डिजास्टर आ जाते हैं तो बॉर्डर्स के लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स अपने मन से लिखा सकते हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन रखा है, ठीक है। बफर स्टॉक क्या होता है? ये जो होता है, ये बफर स्टॉक क्रिएट करता है, इंश्योर करता है प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैनेज करता है सप्लाई, क्या इसेंशियल सामान वगैरह, पर्टिकुलरली फूड, ग्रेन्स वगैरह। 2 नंबर के लिए बहुत साल पहले आया था, ऐड कर लिया। चैप्टर नंबर 5 बिहार वाला टॉपिक, ठीक है, आई थिंक था ना, हाँ। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था, उसमें ऐड मिस करना भूल गया था। अरे आसपास रोड है, बहुत दिमाग ख़राब होता है। मैं अपने घर पे नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे बाहर भी आकर शूट करना पड़ रहा। तो मैंने तुम्हें आई थिंक इससे पहले वाले चैप्टर्स में मिका कहाँ पाया जाता है, आई थिंक यहाँ पे देखो बिहार में कहाँ पाया जाता है, इसमें थोड़ा सा तुम पढ़ लेना, नोट्स में मेंशन है।
हो सकता है बिहार में पूछ लें। तो मिका पाया जाता है, ये तो ऑल इंडिया वगैरह, यानी ये से याद रखना ज़्यादा। स्टेट में राजस्थान, बिहार, आपका झारखंड, ठीक है। यूजेस इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने बता रखा था कल के वीडियोस, आई थिंक सॉरी पार्ट 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंडिया के कौन से पार्ट में जो डेल्टा पाया जाता है? तो हम लोग पढ़े ना वहाँ पे एलुवियल सॉइल में, गंगास हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, डेल्टास यहाँ पे, और एक वेस्ट यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो गया, दूसरा आपका गोदावरी डेल्टा हो गया, ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो। गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये फॉर्म बाय गोदावरी रिवर के कारण से बन रहा है। डेल्टा क्यों बन रहे हैं पता आ गया कि भाई लहर बहा के रखा जाता, मिट्टी वहाँ बनते बनते डेल्टा बन जाता। फिर एक आता महानदी, महानदी के बारे में पढ़े ना उड़ीसा में, तो वही वाला चीज़ है। महानदी डेल्टा उड़ीसा में है, ये महानदी रिवर द्वारा बनाया जाता है। लोकेशन का स्टेट ऑफ आपका उड़ीसा। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एग्रीकल्चर लैंड के लिए सपोर्ट करता है, राइस फार्मिंग एंड अदर क्रॉप्स। यहाँ सबसे पूछा है इफेक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटी ऑन इकोनॉमी। जो माइनिंग होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी में? तो माइनिंग क्या जनरेट करता है? रेवेन्यू इकोनॉमी के लिए, वैल्यूएबल मिनरल्स, ओर्स वगैरह, कोयला वगैरह, आयरन वगैरह, बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स वगैरह निकालते हैं जो कंट्रीब्यूट करता है इसमें नेशनल जीडीपी में एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ये एम्प्लॉयमेंट को ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। बहुत लोग जाते हैं डायरेक्टली माइनिंग में, ठीक है, या इनडायरेक्टली जाते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, पैसा कमाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है मिनरल और मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके माइनिंग करके बहुत सारे रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका स्टील में भी, सीमेंट में भी, केमिकल में भी। ये सब क्या कहता है? इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा था जो माइनिंग जो होता है वो क्या इफेक्ट पड़ता है? पॉजिटिव इफेक्ट पूछा है फिलहाल। नेगेटिव में है कि भाई एक तो हम लोग जो भी आने वाले, एक तो ये सब नॉन रिन्यूएबल चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव पूछा तो ठीक है, इफेक्ट ही पूछना चाहिए। नेगेटिव में ये है कि बहुत लोग जाते हैं अंदर, ठीक है, माइनिंग करने में कुछ हो जाता है, वहीं पे दब के रह जाते हैं, तो बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। नेचुरल चीज़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मतलब निकालने के लिए ज़्यादा निकाल लेते हैं अपने फ़ायदा के लिए। ऑलरेडी वो ख़त्म ही हो रहा है, बनने में तो बहुत सारा साल लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मिनरल? क्या समझते हैं आप कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मिनरल? किस तरीके से आप बचा सकते हैं, किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, किसका? मिनरल्स का, ठीक है। तो किस तरीके से आप बचा सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं कुछ मेथड, ठीक है। मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डैमेज हो सके और मैक्सिमाइज जो भी चीज़ें मिनरल वगैरह निकालना हो वो चीज़ें निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे साइंस में भी पूछ सकता है, ठीक है। ऑलरेडी ये सब खास करके आप किस तरीके से बचा सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। मिनरल की जगह हो सकता है फॉरेस्ट दे दें, हो सकता है वाइल्ड लाइफ दे दें, हो सकता है वाटर दे दें, तो बहुत सारी चीज़ें, बस चीज़ें वही रखना किस तरीके से तुम बचा सकते हैं। बाल बेल बन के तो बचाओगे नहीं, ठीक है। जो चीज़ें कर सकते हो वो सब चीज़ें पॉइंट्स को लिख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लेना, बचाना है तुमको किस तरीके से, ये तुम खुद सोच सकते हो, है ना। और मैं बताऊं, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस को लिए याद नहीं करना होता है, बस एक बार पढ़ लो तुम क्या किस तरीके से बचा सकते हो। हाउ इज़ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस? तुमको लगा क्या ये क्वेश्चन पूछेगा, और ये PIQ में 2 बार पूछा गया, तो चांसेस है कि रिपीट हो जाए, ठीक है। जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, कैप्चरिंग सनलाइट को कैप्चर करता है, कन्वर्ट करता है उसको अवेलेबल आपका यूजेबल किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में, आइदर डायरेक्टली थ्रू द PV सेल और यूजिंग हीट एंड सन टू जनरेट पावर। और उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस पूछता है ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस का, जिसमें एनर्जी डिफरेंस पूछा 2 नंबर के लिए पूछा गया था, PYQ में एडेड है। ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो यूज़ करते हैं सेंचुरीज़ में एकदम, ठीक है। अब जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी फॉसिल फ्यूल होता है। नॉन ट्रेडिशनल की बात करें, ये क्या होता है? एक तो रिन्यूएबल, न्यू और रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है, जो क्या होगा एनर्जी दैट सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो, और ये क्या होगा? ये फ्रेंडली होगा, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, और ये क्या होगा? सस्टेनेबल हो जाएगा। जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, मतलब रिन्यूएबल वाली चीज़ें में आपका नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी में आ जाएगा, ठीक है।
और चीज़ें वही चीज़ें एग्जांपल वगैरह रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। और कुछ देखो, ये भी क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है। और दुख की बात खुशी की बात ये है कि ये वाला जो बिहार में क्या रीज़न है फॉरेस्ट का, अच्छा ये वाला अलग है, ठीक है, मैं एग्रीकल्चर सोच रहा था, ये एग्रीकल्चर का रहता तो उसमें चिपकाते। यहाँ पे देखो ना, एक्सप्लेन 4 एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ बिहार, या फिर देखो डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ बिहार, कुछ भी पूछे चिपकाना वही को है, ठीक है। जो अभी मैंने तुम्हें बताया ना इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है एग्रीकल्चर का, वही वाला चीज़ है। तुम यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर देना, बस ऊपर ये लिख देना, क्या लिखेगा ऊपर, बस ये लिख देना कि 4 एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ बिहार, पॉइंट में लिख देना। इंडिया पूछे लिख देना, एग्रीकल्चर पूछे लिख देना, समझे। कुछ बेनिफिट्स बताइए किसका किसका, आपका रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का। तो वो क्या करता है, क्या बेनिफिट्स है, इरिगेशन में हेल्प करता है, ठीक है, वाटर सप्लाई में, ठीक है, बूस्ट करता है क्रॉप प्रोडक्शन में, हेल्प करता है मानसून में डिपेंडिंग जो हो जाते हैं उसमें हेल्प करता है, डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट होता है, पानी को बचा के रखते हैं, कंट्रोल फ्लड को भी बचा के रखते हैं। तो ये सब वैली प्रोजेक्ट के फ़ायदे हैं, बेनिफिट बताना था, ठीक है। जो बाढ़ वगैरह आते हैं उसको पानी को रोक के रखते हैं। फिर उस हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जब सुखाड़ आ गया तो वो पानी का थोड़ा सा छोड़ दिए, खेतों में एग्रीकल्चर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। ओके 4 मेन मिनरल बताइए जो बिहार में पाए जाते हैं। बिहार में सबसे पहले हम पाए जाते हैं लाइमस्टोन, रोहतास एंड बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। मिका की बात करें, ये कोदेमा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कोल हो गया जो स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है मुंगेर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, ठीक है। चलिए, जो भी चीज़ आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही चीज़ लिखिएगा, आप लिख सकते हैं। ऑलरेडी बस नाम पूछा था मेन मिनरल क्या क्या पाया जाता है तो लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह एक बार नोट्स में पढ़ लेना, कौन कहाँ पे है, किस नदी पे बनाया गया था, ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिक्कत है, पुअर मेंटेनेंस होगा, अच्छे से साफ़ करता नहीं होगा, ठीक है, डिज़ाइन प्रॉपरली नहीं किया होगा, आधा इधर बनाया होगा, आधा सीमेंट गायब करके दूसरा मसाला चला दिया होगा, ये सारी चीज़ें हैं खास करके बिहार में। और अपना वाटर लॉगिंग का ये सब क्या है, प्रॉब्लम है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स इन बिहार में। कुछ फीचर्स बताइए मैंग्रोव्स फॉरेस्ट का। तो ये जो होता है ये कोस्टल एरिया पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिक रीजन पाया जाता है। सी वाटर मीट्स फ्रेश वाटर, वेयर जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर क्या होता है, मीट करता है अलॉन्ग एज रिवर। इसके पास यूनिक एबिलिटी होता है तो टॉलरेंस हाई सैलिनिटी में भी ये टॉलरेट करते रहता है। कौन, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद और कुछ चीज़ें, और ये जो फॉरेस्ट होता है रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में, होस्टिंग करता है वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट को। ये एक्ट ऐसे करता है, नेचुरल बफर को प्रोटेक्ट करता है, आपका कोस्टल एरियाज को फ्रॉम द इरोजन, ठीक है, स्टॉर्म जो भी चीज़ आते हैं तूफान वगैरह से भी बचाता है, ठीक है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर की बात करें, बहुत सारे अपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा न्यूक्लियर, कौन सा न्यूक्लियर पावर कहाँ क्या पाया जाता है, कहाँ कल्पक्कम कहाँ पाया जाता है, तारापुर कहाँ पाया जाता है, कांति थर्मल पावर प्लांट। तो पावर प्लांट फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रहा है यहाँ पे। जो रेडियो एक्टिव, देखो जो इस कहाँ से कौन सा मिनरल से, देखो विच मिनरल की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल जो कंटेन करता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे आपका यूरेनियम, थ्योरियम, ठीक है। यूरेनियम की बात करें मोस्ट कॉमन मिनरल है जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन में हेल्प करता है। यूरेनियम 235 इज़ द आइसोटॉप जो यूज़ करते हैं हम लोग इसके लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए फॉर फ्यूज़न। हम लोग फ्यूज़न भी पढ़े थे, फिजन भी पढ़े थे, डिफरेंस बता दिए थे। फ्यूज़न में कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे, फ्यूज़न में और फिजन में क्या क्या इस्तेमाल कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में, है ना। थ्योरियम की बात करें, ये जो अनदर मिनरल है थ्योरियम कितना 232, ठीक है, चश्मा लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, और ये लेस कॉमन देन यूरेनियम। चैप्टर 6 के क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, बहुत रेयरली स्किप कर सकते हैं। कंटूर लाइन क्या होता है, 5 टाइप के कंटूर लाइन। कंटूर लाइन एक इमेजिनरी लाइन होता है जो मैप में ड्रॉन करते हैं, जो पॉइंट्स
कनेक्ट दैट पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन अबव द स्पेसिफिक रेफरेंस लेवल, ठीक है। टिपिकली सी लेवल से देखते हैं, कंटूर लाइन वगैरह, लास्ट चैप्टर वगैरह, है ना। और ये रिप्रेजेंट करता है द शेप ऑफ द शेप, स्टीपनेस कितना है, एलिवेशन कितना है लैंड सरफेस में, ये कंटूर लाइन ये करता है। 5 टाइप का पूछा था, स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, कॉन्वेक्स, कनकेव, प्लेट्यू वगैरह, ठीक है। अब आ जाओ इस चैप्टर में, इसको स्किप कर सकते हो, कोई ज़्यादा ही नहीं है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें एग्जैक्टली ध्यान किस में देना है। ऑलरेडी आ जाओ, चैप्टर 1 का बता रखा था ना, चैप्टर 2 से सुनो। जो तुम्हें ध्यान रखना है, रिपीटेड के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चैप्टर 1 से बता दूँ, बताते हैं। और मैं ना ब्लैक कलम से नहीं बल्कि येलो कलम से करके रखा हूँ ताकि तुम समझ जाना। रिसोर्सेस, येलो कलम दिखेगा नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। रिसोर्सेस रिपीट करेगा कोई, ये भी क्वेश्चन रिपीट करेगा नो डाउट। रीनेबल पूछ सकता है, नॉन रीनेबल पूछ सकता है, किसी के भी बेसिस से ये नेशनल इंटरनेशनल पूछ सकता है, पोटेंशियली वीवीआई ऑलरेडी। रिसोर्सेज चैप्टर के इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी याद रखना है, किस तरीके से बचा सकते हो, किस तरीके से घटा सकते हो। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन रिपीट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन किस तरीके से कर सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं, वाटर क्राइसिस क्या है, बहुत बार आ चुका है। मल्टीपर्पज़ ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, मतलब इसमें तो मैं सोच नहीं रहा हूँ किसको छोड़ूं, सब इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। मिनरल में भी टाइप पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी टाइप नहीं पूछता है। आयरन ओर, ये सब सारे इंपॉर्टेंट्स है, इसको तो छोड़ ही दो, मतलब इसको तो तुमको करना ही है नहीं आओ फर्स्ट चैप्टर को हर एक चीज़। लेकिन सेकेंड चैप्टर से बताते हैं तुम्हें क्या याद करना है। फैक्टर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन 2 नंबर में आ सकता है, देख लेना। प्लांटेशन क्रॉप ऑलरेडी आपने ऑब्जेक्टिव में कर रखा है तो यहाँ पे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितना बार रिवीजन कर सकते हो कर लेना, ठीक है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, इसेंशियल कंडीशन याद रख लेना। लो प्रोडक्टिविटी एक याद करोगे, चारों का 4 याद कर लेना, ठीक है। कैश क्रॉप एंड क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करेगा। क्या प्रॉब्लम है, कैरेक्टरिस्टिक है, वही चीज़ है, वापस से उसको रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैश क्रॉप को ऑलरेडी तुमने याद रखा, बस फाइबर क्रॉप का 2 याद रखना, काम कर जाएगा। क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटी है, रिपीटेड के चांसेस कम है, बहुत कम है, रिपीट करने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। इस बात को याद रखना। लेकिन तुम खुद सोचो कि फ्लोरा और फाउना में क्या क्या तुम एक्टिविटीज़ करते हो जिसके कारण से उसको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। सॉइल के टाइप पूछ लेता है, एलुवियल सॉइल ज़्यादा चांसेस है कि इसके बारे में पूछ ले, कभी कभी नाम दे देगा, और ब्लैक सॉइल के बारे में, कि दोनों इंपॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा कम चांसेस है पूछने का। ग्रीन रेवोल्यूशन अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेल्टा तुम्हें वैसे भी समझ में आ गया कि सिंपल सा नदी बहा के लेकर जाएगा, सेडिमेंट वगैरह, उससे डेल्टा फॉर्म होगा, ठीक है। पढ़ लेना, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें ध्यान देना। ग्लोबलाइजेशन, ये ऑलरेडी आप उसी में चीज़ें ऐड कर लेना, ये इकोनॉमिक्स वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल बताएं ना, एलुवियल सॉइल इंपॉर्टेंट है, अगर एलुवियल सॉइल यहाँ याद कर लिए तो वो वाला चीज़ यहाँ पे चिपका के चल जाना। किस तरीके से तुम वाटर को बचा सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, याद करने की जरूरी नहीं, बस समझ जाओ कैसे बचा सकते हो तुम पानी को, ठीक है। आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इतने सारे इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देंगे। नाम वगैरह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो तुम सब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, चांसेस है आईटी वाला, ठीक है। और इसमें से एयर पॉल्यूशन को ज़्यादा ध्यान में रखना, और आपका थर्मल पॉल्यूशन को, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, एक्सपोर्ट, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, हो सकता है दोनों मैंने पूछ ले, नहीं तो नहीं पूछेगा, ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, चांसेस है पूछ लेने का, बट उतना भी नहीं। इंपॉर्टेंट वेज आई थिंक कर सकते हो, देखो पढ़ना है, बट जो बता रहा हूँ उसको ज़्यादा दिमाग लगाना। वाटरवे तो ठीक है, छोड़ सकते हो, नाम वगैरह याद रख सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो, बट 1-2 बार पढ़ लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, चांसेस कम है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस बताओ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, ये तो ऑलरेडी याद होना चाहिए। गोल्डन ट्रैक हो सकता है पूछ ले, बट चांसेस कम है तो हटाओ इसको भी। बॉर्डर रोड क्यों इंपॉर्टेंट है, बीकर का यूजेस क्या है, आई थिंक, और कोल का यूजेस क्या है, जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट इसके चांसेस कम है, बट इसको ध्यान में रखना, ठीक है।
और जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। किस तरीके से, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बना सकते हैं। किस तरीके से आप कंजर्वेशन कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, मिनरल का दे देगा, वाइल्ड लाइफ दे देगा, वाटर दे देगा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये सब चीज़ें क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद ये 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको याद रख लेना। ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल ऑलरेडी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल याद रखना, इसी से हो जाएगा। बिहार में क्यों कमी है, क्या कमी है, रीज़न पता होना चाहिए। ऑलरेडी आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रखा है बिहार के बारे में। एग्रीकल्चर वाला रिपीट ऑलरेडी वो याद करोगे तो ये भी हो ही जाएगा। रिवर वैली प्रोजेक्ट, इसको थोड़ा देखना, हाल फिलहाल के क्वेश्चंस में ये रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। ये वैसे ये एक बार आए हैं, इसको जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए पर्पस में याद कर रखना, ऑब्जेक्टिव में काम देगा, ठीक है। उसके बाद बस इतना से चीज़ों को याद करके रखना काफ़ी रहेगा। ज्योग्राफी के लिए इतना करोगे आराम से, तुम्हें 3-4 क्वेश्चन, अगर 6 में से 3 बनाने देगा, 3 आराम से बन जाएगा। अगर 8 में से 4 बनाने देगा तो 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ों को करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। इतना देर सुनने के लिए। जो चीज़ बताएं, जो चीज़ करो, PDF तुम्हें मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी लोग दोस्त हैं, नए हैं, न्यू हैं, उनको ज्वाइन करवा देना ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।